गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कन्वेंशन इंट्रोडक्शन। वाइल यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट न्यूयॉर्क कन्वेंशन, द जेनेवा कन्वेंशन इज इट्स प्रेडेसेसर इन द context of Indian law. It is equally important because it still governs older arbitration agreements. मतलब प्रेडेसेसर का मीनिंग ये रहता कि अभी जो काम ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन कर रही, वही काम पहले ये जिनेवा कन्वेंशन कर रही थी, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन हुई थी 1949 में और न्यूयॉर्क कन्वेंशन हुई 1958 में उसके बाद। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन लॉ इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इसलिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी गवर्न करता ओल्डर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। In the Arbitration and Conciliation Act 1996, the Geneva Convention is covered under Part 2, Chapter 2, Section 53 to 60. Historical context. The Geneva system actually consists of two separate instruments. सबसे पहले आता है Geneva Protocol on Arbitration Clauses 1923, Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Award 1927. Geneva Protocol on Arbitration Clauses focus on ensuring that courts recognize the validity of arbitration clauses. मतलब इसका फोकस ये था कि कोर्ट ये इंश्योर किया जाए कि कोर्ट रिकॉग्नाइज करे जो भी क्लॉजेस रहते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन से रिलेटेड उनकी वैलिडिटी को। देन जेनेवा कन्वेंशन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड 1927 फोकस ऑन द एक्चुअल एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड्स। मतलब इन ये जो था 1927 का, इसका जो कन्वेंशन हेल्ड हुई थी उसका फोकस ये था कि एक्चुअली इन्फोर्स किए जाए अवार्ड्स बाकी देशों के अंदर, मतलब फॉरेन अवार्ड्स अपने देश के अंदर ऐसा। These were the first major international efforts to make arbitration work across borders, but they were eventually found to be too burdensome, leading to the creation of New York Convention in 1958. सो एक्चुअली सॉरी, मैंने पहले 1949 बोला था मे बी, तो ये 1923 एंड 1927 का है ये टोटल जेनेवा का। और जेनेवा ने सबसे पहले प्रोटोकॉल कंडक्ट की थी आर्बिट्रेशन क्लॉजेस पे। मतलब उनका ये कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो उनको वैलिडिटी दी जाए, उनको रिकॉग्नाइज करा जाए कोर्ट द्वारा। और जो दूसरी हुई थी कन्वेंशन वो थी फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड के लिए 1927 में। तो उनका फोकस ये था कि जो भी फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड रहते वो अपने देश के अंदर इन्फोर्स किए जाने चाहिए हर देश द्वारा। तो ये फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एफर्ट था ताकि आर्बिट्रेशन बॉर्डर के अक्रॉस भी काम कर सके, बट दे फाउंड बर्डनसम, मतलब उन पे बहुत बर्डन आ रहा था, तो इसीलिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन बनी 1958 में। डेफिनेशन ऑफ फॉरेन अवार्ड। Under the Geneva Convention, chapter of Indian Act, an award is a foreign award if it relates to commercial matters under Indian law. It was made after July 28, 1924. It was made in a reciprocating territory, a country notified by Indian government as a party to Geneva Convention. It was made between persons subject to jurisdiction of those reciprocating powers. सो सिंपल है, अपन ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन में भी देखा था कि फॉरेन अवार्ड उधर वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के हिसाब से था, मतलब वो एक डेट थी, उसके ऑन और आफ्टर वाले चलते थे। और इसी प्रकार जिनेवा कन्वेंशन के अंदर भी सबसे पहले वो कमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट होना, जो भी फॉरेन अवार्ड है वो कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट से रिलेटेड हो। उसके बाद वो जुलाई 28, 1924 के बाद बना हो, वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को बिलोंग करता हो, और जो कंट्री नोटिफाइड की गई हो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एज अ पार्टी टू जिनेवा कन्वेंशन। और फोर्थ है कि वो ऐसे पर्सन्स के बीच में बना हो जो सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन है वो रेसिप्रोकेटिंग पावर्स के। सो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी भी हमने देखा था कि अगर मेरा देश का अवार्ड तू अपने कंट्री में अलाउ कर रहा तो तेरे देश का अवार्ड भी मैं अपने कंट्री में अलाउ करूँगा, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन हम दोनों जिनेवा कन्वेंशन के सिग्नेटरी होना, ऐसा। Conditions for enforcement, Section 57. To enforce Geneva Convention award in India, the following condition must be met. सबसे पहले वैलिडिटी, द अवार्ड मस्ट बी मेड अंडर वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मतलब जो भी अवार्ड बना वो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बेसिस पे दिया गया। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, द डिस्प्यूट मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन अंडर इंडियन लॉ। जो भी डिस्प्यूट पे वो अवार्ड पास किया गया वो कैपेबल होना इंडिया के अंदर
सेटलमेंट करने के लिए बाय आर्बिट्रेशन। अगर वो इनकैपेबल हुआ, जैसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस था, बाहर के देश में उसको आर्बिट्रेशन थ्रू सॉल्व करके अवार्ड पास कर दिया गया, फिर वो बंदा इंडिया के अंदर आके इंडियन कोर्ट में उसको इन्फोर्स करने को गया, देन इंडियन कोर्ट ने बोला अरे भाई जो तू क्रिमिनल ऑफेंस पे अवार्ड लाया वो अपने इंडिया के अंदर तो इनकैपेबल है सेटलमेंट के, मतलब सेटलमेंट के लिए बाय आर्बिट्रेशन, वो कोर्ट में ही चलाना पड़ता। देन करेक्ट ट्रिब्यूनल, द अवार्ड मस्ट बी मेड बाय ट्रिब्यूनल एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। और जो भी अवार्ड पास होगा वो ऐसे ट्रिब्यूनल द्वारा बनाया जाना जो पार्टीज एग्री करे जिसको। फाइनलिटी, द अवार्ड मस्ट हैव बिकम फाइनल इन द कंट्री वेयर इट वाज मेड, इट शुड नॉट बी ओपन टू अपील और अपोजिशन देयर। मतलब जिधर भी वो अवार्ड, जिस भी कंट्री में अवार्ड बनाया गया उधर वो फाइनल हो जाता, वो ओपन टू अपील नहीं होना या फिर अपोजिशन नहीं होना। मतलब वो अवार्ड फाइनल होना तभी आप उसको इंडिया के अंदर एनफोर्स कर पाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट है पब्लिक पॉलिसी, द एनफोर्समेंट मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी और प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ इंडिया। मतलब पब्लिक पॉलिसी के कॉन्ट्ररी नहीं होना या फिर जो भी लॉ ऑफ इंडिया है उनके कॉन्ट्ररी नहीं जाना। तो सिंपल है, कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट, जिनेवा कन्वेंशन का अवार्ड इन इंडिया इन्फोर्स करने के लिए फॉलोइंग कंडीशन लगेगी। सबसे पहले वैलिडिटी, वो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना, सेटलमेंट के लिए कैपेबल होना, ऐसे ट्रिब्यूनल द्वारा बनाया गया होना जिस पे मतलब पार्टीज एग्री कर रही है उसके लिए, और वो फाइनल होना, ओपन टू अपील और अपोजिशन के लिए ओपन नहीं होना वो, और कॉन्ट्ररी नहीं होना अपने पब्लिक पॉलिसी और प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिया के साथ। वाई द न्यूयॉर्क कन्वेंशन रिप्लेस इट, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन ने जिनेवा कन्वेंशन को क्यों रिप्लेस करा। तो ये चार्ट है फिर आपको समझेगा। जिनेवा कन्वेंशन हैड अ मेजर फ्लॉ नोन एज डबल एग्जीक्यूटर प्रॉब्लम विच द न्यूयॉर्क कन्वेंशन फिक्स। तो ये डबल एग्जीक्यूटर प्रॉब्लम था एक जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जिसको न्यूयॉर्क कन्वेंशन ने फिक्स कर दिया। तो अभी देखते हैं अपन जिनेवा कन्वेंशन 1927 की और न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 का। तो क्या डिफरेंसेस थे। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ, जिनेवा के अंदर द पार्टी सीकिंग इन्फोर्समेंट हैड टू प्रूव दैट ऑल कंडीशंस वेर मेट। मतलब जो भी पार्टी एनफोर्स करना चाहती वो अवार्ड, तो उसको खुद होके प्रूव करना पड़ता था कि सभी कंडीशंस मेट हो रहे, देन कोर्ट उसको इन्फोर्स करता था। बट न्यूयॉर्क कन्वेंशन में क्या था, द पार्टी अपोजिंग एनफोर्समेंट मस्ट प्रूव व्हाई इट शुड नॉट बी इन्फोर्स। मतलब जो पार्टी अपोज कर रही कि ये इन्फोर्स ना किया जाए तो उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि तू प्रूव कर कि क्यों इसे इन्फोर्स ना करा जाए। तो इसमें क्या था, जिसके साइड में अवार्ड था उसको प्रूव करना पड़ता था कि इसको मतलब सभी कंडीशंस मेट हो गई। लेकिन न्यूयॉर्क में क्या हो गया कि जो पार्टी अपोज करे जिसके अगेंस्ट में अवार्ड है वो उसको प्रूव करना पड़ता, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आता कि क्यों ये अवार्ड एनफोर्स ना किया जाए। देन फाइनलिटी, जिनेवा के अंदर रिक्वायर्ड प्रूफ दैट द अवार्ड वॉज फाइनल इन द होम कंट्री डबल एग्जीक्यूटर। मतलब जिनेवा के अंदर प्रूफ दिखाना पड़ता था कि जो भी अवार्ड आप शो कर रहे हैं वो जिस कंट्री ने पास करा उधर वो फाइनल हो, मतलब उस पर अपील के लिए ओपन ना हो, ना ही वो अपोजिशन के लिए ओपन हो, देन वो हमारे देश के अंदर फाइनल माना जाएगा और फिर ही उस पर इन्फोर्स किया जाएगा ऐसा। और न्यूयॉर्क के अंदर ओनली रिक्वायर्स द अवार्ड टू बी बाइंडिंग सिंगल एग्जीक्यूटर। मतलब सिर्फ वो बाइंडिंग होना दोनों पार्टीज पे ऐसा होना, भले ही वो आपके देश के अंदर फाइनल ना हुआ हो चलता। देन स्कोप, रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सन सब्जेक्टेड टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। और ये सिर्फ उन्हीं पर्सन से रिस्ट्रिक्टेड था जो जुरिस्डिक्शन में आते थे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के, बट ये अप्लाइज टू एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी और जुरिस्डिक्शन। न्यूयॉर्क कन्वेंशन का प्रोसीजर इन इंडिया सेक्शन 56 एंड। तो अपन ने ये देख लिया कि क्या फ़र्क था। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ, इधर जो पार्टी जीती उन पे ही था कि उनको दिखाना पड़ता था कि पूरी कंडीशन मेट हो गई। इधर ऐसा था कि जो पार्टी अपोज कर रही तो तू बता भाई कि क्यों इसको इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ। इधर ये फाइनल होने का प्रूफ चाहिए था, उधर वो फाइनल ना हो बाइंडिंग हो तब भी चलता था। और इधर ये रिस्ट्रिक्टेड था सिर्फ जुरिस्डिक्शन में आने वाले पर्सन को ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, बट ये न्यूयॉर्क के अंदर सबको अप्लाई होता था रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी और जुरिस्डिक्शन। प्रोसीजर इन इंडिया सेक्शन 56 एंड 58। एविडेंस, द पार्टी अप्लाइंग फॉर एनफोर्समेंट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल अवार्ड, द एग्रीमेंट एंड द एविडेंस प्रूविंग द अवार्ड हैज बिकम फाइनल। मतलब जो भी एनफोर्समेंट के लिए अप्लाई कर रही है उसने प्रोड्यूस करना सबसे पहले तो ओरिजिनल अवार्ड, उसके बाद जो एग्रीमेंट था और लास्ट और साथ ही में एविडेंस जो प्रूव करे कि अवार्ड फाइनल हो गया।
status. Once the High Court is satisfied that award is enforceable, it is deemed to be decree of that court and can be executed under CPC. एक बार हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि सभी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, देन अवार्ड वो इन्फोर्स करेगा और वो अवार्ड को फिर उसकी ही उस कोर्ट की जिस हाई कोर्ट ने उसको सेट ये करा इन्फोर्स, उसकी डिक्री माना जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा CPC के प्रोसीजर्स द्वारा. So key takeaway for your studies: if you are asked about limitations of early ADR, Geneva Convention's double executor requiring a court order in the country where the award was made before seeking enforcement in India is the most important point to mention. मतलब जो डिफरेंशिएट करे जिनेवा और न्यूयॉर्क कन्वेंशन को, ये पॉइंट है डबल एग्जीक्यूटर का. मतलब रिक्वायरिंग अ कोर्ट ऑर्डर इन द कंट्री वेयर अवार्ड वॉज मेड, मतलब सबसे पहले आपको कोर्ट की ऑर्डर होनी थी जिस कंट्री में वो अवार्ड बना कि ये अवार्ड फाइनल है, देन वो इंडिया के अंदर एनफोर्स किया जाता था. मतलब सबसे पहले वो कंट्री द्वारा फाइनल होना, देन इंडिया उसको फाइनल समझे, देन वो एनफोर्स किया जाए. मतलब दोनों पार्टी द्वारा उसको फाइनल समझने को होना. बट न्यूयॉर्क में क्या था कि वो भले ही फाइनल ना हो लेकिन बाइंडिंग हो, सिंगल एग्जीक्यूटर, तब भी वो इंडिया के अंदर कंडीशंस अगर फुलफिल करे तो एनफोर्स किया जाता था. ऐसा तो इधर अपना ये जिनेवा कन्वेंशन ख़त्म होता है. सिंपल है. सबसे पहले अगर आए तो ये दो प्रोटोकॉल ऑन आर्बिट्रेशन क्लॉसेस ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल लॉ, इसके बारे में लिखना. थोड़ा बहुत ये पार्ट 2 चैप्टर 2 सेक्शन 53 to 60. और जिनेवा पहले था, बाद में न्यूयॉर्क बना. जिनेवा पे बर्डन आ गया था इसलिए न्यूयॉर्क बनना. डेफिनेशन लिखना, ये कमर्शियल जुलाई ये सब. उसके बाद कंडीशंस ये 5, देन ये दोनों का डिफरेंस, एंड लास्ट में प्रोसीजर, एविडेंस स्टेटस, और ये की टेक अवे डबल एग्जीक्यूटर का.